हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है, और मैं आपका एसएससी एमटीएस और जीएस एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए आपके सारे का नाम है कोर्स को कवर करवाऊंगा। जीएस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आज हम लोग विदेशी आक्रमण के बारे में देखेंगे। विदेशी आक्रमण जो मौर्य साम्राज्य के आने से पहले भारत पर हुए थे आक्रमण। और विदेशी आक्रमणों को देखने के क्रम में हम लोग सिकंदर का आक्रमण देखेंगे, ईरानियों का आक्रमण देखेंगे। इस तरीके जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम चीज़ें देखेंगे। मगर उससे पहले हम लोग अपना ये कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये भाई साहब ने लिखा है, पवन शर्मा ने, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले घग्गर नदी में है। सही भाई, मैं उस दिन बताना आपको भूल गया था, ठीक है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने हनुमानगढ़ जिला लिखवाया था, मगर वहाँ पे जल्दीबाजी के चक्कर में आपका गुजरात लिखवा दिया था, राजस्थान के। गुजरात नहीं, कालीबंगन आपका वहाँ राजस्थान में पड़ता है। तो देखिए सर, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, प्लीज़ देख लें। नहीं, ये कौन है? सुधा यादव? नहीं मेरी छोटी बहना, ये आपका सुधा यादव जी जो हैं, ये आपका कालीबंगन जो है, इसकी खोज अमलानंद घोष जी ने नहीं करी थी। मैंने सारे जगह देख लिया। आपका मैंने दृष्टि IAS की जो बुक आती है उसको मैंने उठाया, ठीक है। दृष्टि IAS की बुक में भी आपका अमलानंद घोष का नाम नहीं है। हाँ, वहाँ पर बीबी लाल का नाम है, जो कि मैंने बताया कि बीबी लाल ने खोजा था कालीबंगन की खोज। अरे बीबी लाल क्यों लिख रहा हूँ, बीबी लाल। और आपके बीबी लाल ने खोजा था, और यहाँ पर BK थापर ने खुदाई करवाई थी, ठीक है। BK थापर ने खुदाई करवाई थी। अमलानंद घोष का नाम मुझे कहीं नहीं मिला है। दृष्टि IAS की बुक भी देखी और मैंने अपने नोट्स भी दोबारा से देखे, कहीं पर भी इतनी का नाम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमलानंद घोष का नाम आया हो। कहीं से अगर आप लोग गूगल से या कहीं और जगह से देखे हो तो हो सकता है आप लोगों का गलत हो, आप लोग उसको सुधार लीजिए। देखिए, वैल्यूबल सेशंस आपकी क्लास RO तक के एग्ज़ाम की पकड़ रखते हैं। थैंक यू आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, सिनलेस सॉल्व, ठीक है। मगर मैं आपको RO का पढ़ाता नहीं हूँ, मैं खुद RO की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मगर मैं आपको सलाह यह दूंगा कि आप लोग अपना RO का जो नोट्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनसे पढ़िए। इस वाले लेक्चर से आपका RO के लेवल का नहीं हो पाएगा, ठीक है। RO में थोड़ा हाई लेवल की GS आती है और काफ़ी चीज़ें मैं आपको फ़िल्टर कर देता हूँ। इसीलिए आप लोग RO के लिए चाहें तो आप लोग इसको प्रीफर कर सकते हैं, मगर ये RO के लिए नहीं है, ये SSC GD और MTS के लिए, बेसिकली TCS के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। थैंक यू सर शुरू से पढ़ाने के लिए। वेलकम बाबू। नरेंद्र वर्मा जी, आपको टीका नाम बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके का टीका नाम अप्रिसिएशन देने के लिए। शुरू से ही पढ़ाएंगे और पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सर, आपने थ्योरी में बताया कि संघ के नियम अभिधम पिटक में है और MCQ में विनय पिटक है, प्लीज़ क्लियर कर दें। नाइस सेशन। देखिए, शायद आपको सुनने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक में आपकी टीका नाम बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, ठीक है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। विनय पिटक में आपका बौद्ध संघ के नियम व आचरण है। जबकि अभिधम्म पिटक में बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं, जो बुद्ध की शिक्षाएं जो कि सुत्त पिटक में भी दी हुई हैं, वही शिक्षाओं को एकदम व्यापक स्तर पे उनका अध्ययन करके बौद्ध संघ के में कैसे आचरण करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब अभिधम्म पिटक में भी। बेसिकली जो आपका अभिधम्म पिटक है वो आपका विनय पिटक के ऊपर लिखी हुई एक क्या कहते हैं, टीका समझ लीजिए, ठीक है। टीका टाइप का है, तो टीका नाम है, इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। थैंक्स सर, वेलकम बाबू। सर, UPSI में अपीयरिंग वाला भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्लीज़ इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाओ। सर ने सारे यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है, आदित्य भैया सर ने, ठीक है। मगर मैं आपको बता दूं, अपीयरिंग वाले नहीं भर पाते हैं, ठीक है। एक और सिंपल और उसका जवाब है कि अपीयरिंग वाले नहीं। जिस दिन आपका फॉर्म आएगा उसमें एक डेट दी होगी कि फ़लाना डेट तक आपके पास वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट होना चाहिए BA का, चाहे BSc का, चाहे ग्रेजुएशन की आप किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो। उस डेट तक आपके पास अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर आपके हाथ में रिजल्ट है तो आप एलिजिबल होते हैं। सर, आपसे बात करनी है, कैसे करें? देखिए, जैसे ये आपका का नाम प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा, प्राचीन इतिहास के खत्म होने के बाद मैं एक अच्छे खासे क्वेश्चन का सेट लाऊंगा, करीब 500 या 500 प्लस क्वेश्चन का सेट लाऊंगा, और उनको हम लाइव सॉल्व करेंगे। लाइव उस टाइम सॉल्व करेंगे और लाइव का नाम मैं कोशिश में करूँगा लाइव लाने का, ठीक है। वैसे तो मैं आपके सारे चीज़ों का जवाब दे ही देता हूँ, मगर उसको लाइव सॉल्व करेंगे। और लाइव सॉल्व करने सारा का सारा जितना भी आपका मौर्य साम्राज्य हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त साम्राज्य हो गया, इन सब का एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में एकदम अच्छे से देखेंगे और उस लाइव सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे और हम लोग बात भी करेंगे। चलिए, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि टीका नाम एक साथ अगर मैं विदेशी आक्रमण और आपको मौर्य काल भी पढ़ाऊँ और मौर्योत्तर काल भी पढ़ाऊँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस लेक्चर को छोटा करने के बारे में विचार किया है। देखिए, कहाँ 159 से शुरू हो रहा है। हाँ, चलिए यहाँ पे आप लोग डालिए विदेशी आक्रमण,
क्योंकि 3 टॉपिक हैं, विदेशी आक्रमण है, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य। सोचा तो मैंने कहा एक ही साथ था, मगर काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो आपको काफ़ी बोरियत हो जाएगा। अरे उतना पढ़िए, ज़बरदस्ती का पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उतना पढ़िए जितना इत्ती नाम है दिमाग आपका गवाही दे, दिल आपको इत्ती नाम है कहे। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण जो हुए थे, इन आक्रमणों के क्रम में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? सबसे पहले आक्रमण किया था भारत में ईरान के हखमनी वंश के, ईरान के हखामनी वंश के शासक, हखामनी वंश के शासक थे साइरस द्वितीय, साइरस द्वितीय। इन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ये पारसी थे जिससे आपके आज के जो टाटा हैं और गोदरेज हैं, इस तरीके जो ये लोग हैं ना, इन लोगों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है, और इस बात का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? इस बात का उल्लेख हमें मिलता है जिंद अविस्ता, जो अविस्ता ग्रंथ है ईरानियों इत्ती पारसियों का, वहाँ से हमें इत्ती का नाम है इस बारे में जानकारी मिलती है। और ये ईरानी ग्रंथ है, इनमें भारत को इत्ती जिंद अवस्था ग्रंथ में ही भारत को सर्वप्रथम हिंदू कहा गया, जिंद अवस्था ग्रंथ में ही भारत को हिंदू, फिर उसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, और पंजाब वाला जो क्षेत्र था, पंजाब वाला क्षेत्र, उसको हम लोग तो सप्त सिंधु कहते थे, मगर ईरानी स को ह बोला करते थे, तो वो क्या कहने लगे, स की जगह हप्त हिंदू, हप्त हिंदू। ठीक है, क्लियर हुआ। भारत पे सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? साइरस द्वितीय ने किया था, ईरान के हखमनी वंश का शासक था। इसकी जानकारी हमें जिंद अवस्था ग्रंथ से मिलती है, और ये ठीक है नाम जिंद अवस्था ग्रंथ में ही सर्वप्रथम हिंदू शब्द का उल्लेख आता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे अरबियों के संपर्क में आया तो हिंदुस्तान बना। उसके बाद आपका जो जिंद अवस्था ग्रंथ में ही आपका पंजाब को क्या बोला गया है? सप्त सिंधु की जगह हप्त हिंदू कहा गया है। फिर उसके बाद आपका दूसरा आक्रमण कब हुआ? दूसरा आक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण हुआ 516 ईसा पूर्व में, 516 ईसा पूर्व में डेरियस प्रथम, ये भी आपके पारसी इत्ती का नाम थे, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम ने दूसरा आक्रमण किया। ठीक है, इसी को ही हम लोग इत्ती का नाम भारत में इसको क्या बोला जाता है? दारा प्रथम। ठीक है, इसने क्या किया, ये भारत पे आक्रमण करता है और भारत से आपका 20 टन सोना, भारत से इसको क्या मिलता है? 20 टन सोना मिलता है। ठीक है, और ये अपने भारत के जो 20 प्रांत होते हैं उनको अपने इत्ती का नाम है राज्य में शामिल कर लेता है, जो ईरान का राज्य था उसमें शामिल कर लेता है। ठीक है, बेसिकली जो आपका काबुल, कंदार, हेरात, मकरान, उज़्बेकिस्तान वाला इलाका जो था, जो किसी इत्ती का नाम भारत में हुआ करता था, उन प्रांतों को अपने प्रांत में शामिल कर लेता है। और पहले जो है आपकी इन आक्रमणों के कारण पहले भारत में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी, परंतु ईरानी आक्रमण जब हुए तो उनके द्वारा ईरान में जो प्रचलित लिपि थी वो थी आरमाइक। ईरान की जो इत्ती का नाम लिपि थी, अरे यहाँ पे आरमाइक लिपि थी, आरमाइक लिपि। ठीक है, भारत की जो ब्राह्मी लिपि थी, तो फिर उसके बाद जब आक्रमण हुए तो ईरान की आरमाइक लिपि आई, और इन दोनों लिपियों ने मिलकर किस लिपि को जन्म दिया? खरोष्ठी लिपि को। देखिए, जब आक्रमण होता है, विदेशी आक्रमण होता है, तो लोग ही नहीं आते, उनके साथ उनका कल्चर आता है, उनकी सभ्यताएँ आती हैं। ठीक है, इसीलिए पहले भारत की ब्राह्मी लिपि और ईरान की आरमाइक लिपि ने मिलकर किस लिपि को जन्म दिया? खरोष्ठी लिपि को। फिर उसके बाद आपका इसके बाद धीरे धीरे और भी छोटे मोटे आक्रमण हुए, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण था सिकंदर का आक्रमण। यहाँ पे आप लोग अगले पेज पे लिख लीजिए, या इसी पेज पे लिखिए, अभी जगह तो है। सिकंदर का आक्रमण, ठीक है, सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर को इत्ती का नाम है अलेक्जेंडर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, अलेक्जेंडर के नाम से भी इसे जाना जाता है, अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। और जब सिकंदर भारत में आक्रमण करता है तो उस टाइम मगध पे किसका शासन था? उस टाइम मगध पे शासन था घनानंद का शासन था। और ये सबसे पहले इत्ती का नाम जब इत्ती का नाम आया सिकंदर, चलिए सिकंदर के बारे में थोड़ा और डीप में आप लोग जान लीजिए। सिकंदर के पिता जो थे उनका नाम था फिलिप। ठीक है, फिलिप इनके पिता का नाम था। एक मूवी है, आप लोग देख लीजिएगा, जब अच्छा छुट्टी उट्टी हो, अलेक्जेंडर के नाम से इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, आप लोग सर्च करेंगे तो बड़े आसानी मिल जाए। कोई खास मूवी नहीं है, मगर मन करे तो देख लीजिएगा। ठीक है, सिकंदर यूनान के मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था, और सिकंदर भारत पर आक्रमण करता तब मगध पे घनानंद का राज था। और जब इत्ती का नाम घनानंद का राज होने के कारण ही जब सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है तो आपका व्यास नदी के तट पर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि घनानंद भले इत्ती का नाम बदतमीज शासक था, भले उसने इत्ती का नाम चाणक्य से इत्ती का नाम बदतमीज बात करी थी, मगर घनानंद एक मजबूत शासक था, उसके पास अच्छी खासी सेना थी, हाथी इससे पहले सिकंदर कहीं देखा नहीं था,
हाथी थी मगध में अच्छे खासे होते थे। सबसे पहले हाथी भी भारत में ही सिकंदर ने देखा था, इसीलिए इत्ती का नाम व्यास नदी थी। जब घनानंद की सेना के बारे में इत्ती का नाम सिकंदर की सेना जानती है तो ये व्यास नदी को प्यार कह रहा हूँ, पार करने से मना कर देती है, ठीक है। और जब व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है तो सबसे पहले इत्ती का नाम सिकंदर का युद्ध किससे हुआ? सबसे पहले सिकंदर का युद्ध हुआ था पोरस के राजा, इत्ती का नाम पोरस नाम के एक राजा थे, पोरस नाम के राजा, ठीक है, इनसे इसका युद्ध हुआ था, पोरस राजा से, ठीक है। और कहाँ पर ये युद्ध हुआ था? ये वितस्ता नदी के तट पर, जो आपका झेलम नदी है उसी को वितस्ता नदी कहा जाता है। वितस्ता या यूनानी ग्रंथों में इसको हाइडेस्पीज भी कहा गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइडेस्पीज। भारत में हम लोग झेलम नदी को इत्ती का नाम वितस्ता बोलते थे और यूनानी ग्रंथों में हाइडेस्पीज और इत्ती का नाम है ये झेलम नदी है, तीनों एक ही नदी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे इत्ती का नाम राजा पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ झेलम नदी के तट पर और इसमें पोरस की पराजय हो जाती है। परंतु जब पराजय हो जाती है कब, देखिए ये यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। जब इसकी पराजय हो जाती है राजा पोरस की, जो कि हिंदुस्तान के इत्ती का नाम शासक थे, आपका जो आज का काबुल और कांधार वाला इलाका है वहाँ पे इत्ती इनका शासन था, पाकिस्तान से सटे हुए, ठीक है। जब इनका इत्ती का नाम हार हो जाती है तो इनको सिकंदर के सामने लाया जाता है। तो सिकंदर इनसे पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस इसका जवाब देते हैं कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और ये बात सुन के सिकंदर काफ़ी इत्ती का नाम इस बात से काफ़ी प्रसन्न हुआ, तो उसने पोरस का सारा राज्य वापस कर दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि राज्य पे हमला किया और राज्य कब्जा नहीं किया था, मगर इत्ती का नाम है वो वापस कर दिया था। और जो इस युद्ध में सिकंदर की सहायता यानी कि गद्दारी किया था एक मीम याद आ गया मुझे, इत्ती का नाम सिकंदर की सहायता किसने करी थी? आम्भी नाम का एक शासक था। बेसिकली इस युद्ध में ये हुआ था कि ये झेलम आपकी नदी थी, ठीक है, इस तरीके से ये झेलम नदी बह रही है और झेलम नदी के इस पार आपकी सिकंदर की सेना थी, ठीक है, सिकंदर की सेना, और इस तरफ आपका पोरस की सेना थी। तो सिकंदर ने क्या किया था, अपने इत्ती का नाम जो सेना थी, इसकी सेना बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर इस तरीके से आपका इसने पूरी अपनी सेना को खड़ा कर दिया था फैलाकर, ठीक है, इस तरीके से फैलाकर चारों तरफ खड़ा कर दिया था। और पोरस की सेना यहाँ पर इत्ती का नाम पोरस अपना छोटा सा यहाँ पे ऐसा करके खड़ा किया था, एक साथ इत्ती का नाम झुंड में पीछे तक एकदम ले जाके, ठीक है। मगर जब ये क्या किए, जो पीछे की जो इसकी सेना थी, छोटी मोटी थोड़ी सी सेना थी, इसको इसने क्या किया, सिकंदर ने आगे जाकर ये नदी यहाँ पर आम्भी का राज्य था, ठीक है, आम्भी का, यहाँ पे आम्भी का समझ लीजिए ये आम्भी का राज्य है, आम्भी का ये राज्य है। तो सिकंदर ने क्या किया, अपनी कुछ सेना की टुकड़ी को यहाँ से इसने यहाँ पर भेजा धीरे से, और ये आगे के सैनिक इतने खड़े रहते थे, ये दोनों एक दूसरे के देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे आमने सामने खड़े हैं, बीच में नदी है। तो ये सिकंदर ने क्या किया, अपनी कुछ सेना को पीछे की तरफ से आम्भी के पास भेजा, ठीक है, और आम्भी ने यहाँ पर एक पुल का निर्माण करवाया और ये सेना पीछे से आकर फिर सिकंदर इत्ती का नाम पोरस की सेना के ऊपर आक्रमण कर दी और पोरस बेचारे हार गए, ठीक है। जब पोरस इत्ती का नाम हार गया तो उसके बाद फिर तो आपको इतनी पता ही है, सिकंदर ने फिर भी उनका राज्य वापस कर दिया। और देखिए सिकंदर जब भारत आया था तो इसने निकैया नामक शहर बसाया था अपने घोड़े को समर्पित। इसके घोड़े इत्ती का नाम है नाम था निकैया, ठीक है, निकैया नामक एक शहर बसाया था अपने घोड़े के नाम पर, ठीक है। और झेलम नदी के तट पर, पोरस के राज्य में ही झेलम नदी के तट पर इसने एक और इत्ती का नाम शहर बसाया था, उसका नाम था बहुकेफला, ठीक है। फिर देखिए इसने जब इत्ती का नाम नगर बसा दिया तो इसके बाद जब ये वापस जाने लगा तो वापस जाते टाइम इसने एक काबुल व सिंध प्रांत में भी, जो काबुल वाला इलाका है आज का आपका इत्ती का नाम पड़ता है, काबुल और सिंध वाला जो इलाका है, उस इलाके में इसने एक सिकंदरिया नामक नगर भी बसाया था, ठीक है। और ये तीनों नगर पूछते हैं कि सिकंदर ने कौन कौन से नगर बसाए थे, सिकंदरिया नामक नगर बसाया था, ठीक है। सिकंदर कुल टोटल कितने महीने रहा, कुल टोटल आपके 19 महीने भारत में रहा था, 19 महीने भारत में रहा। और इसने सर्वप्रथम हाथी भी यहीं पर देखा था। सिकंदर ने जाते समय जो सिंधु प्रदेश था, जो इसने जीता हुआ भारत से जीते हुए प्रदेश थे, सिंधु प्रदेश किसको दे देता है, सिंधु प्रदेश इसका एक मित्र था फिलिप, उसको दे देता है, ठीक है, फिलिप को दे देता है सिंधु वाला प्रदेश। और सिंधु से लेकर झेलम नदी का जो इत्ती का नाम प्रदेश था, सिंधु से लेकर जो सिंधु नदी से लेकर आपका झेलम नदी तक जो था, ये किसको दे देता है, ये जिसने इत्ती का नाम वितस्ता के युद्ध में इसकी सहायता करी थी, आम्भी को दे देता है, ठीक है, आम्भी को, ये तक्षशिला का राजा था, आम्भी को दे देता है। और झेलम से लेकर व्यास तक का क्षेत्र जो इसने जीता हुआ था, झेलम से व्यास तक का क्षेत्र, ठीक है, झेलम से लेकर व्यास तक का क्षेत्र किसको दे देता है, ये आपका पोरस को दे देता है, पोरस को, ठीक है। और उसके बाद आपका जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत
पंजाब प्रांत किसको दे देता है? पंजाब प्रांत पिथौना को दे देता है, पिथौना को। और अंतिम में जब क्या नाम सिकंदर मर जाता है 323 ईसा पूर्व में, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये सिंधु प्रदेश और पंजाब प्रदेश जो होते हैं वो सेल्यूकस निकेटर के क्या नाम कब्जे में आ जाते हैं। सेल्यूकस इनके ऊपर कब्जा कर लेता है और इसी सेल्यूकस को हराकर आपका क्या नाम चंद्रगुप्त मौर्य कर लेता है। फिर भी हम लोग ये मौर्य साम्राज्य में देखेंगे, मौर्य इसमें इतनी उतना जानने की जरूरत नहीं। सिकंदर जब वापस लौटता है तो ये अपने वापस लौटते टाइम थोड़ा इससे एक गलती हो जाती है कि मालव प्रदेश में, जो पंजाब और हरियाणा वाला प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा का एक मालव प्रदेश है, वहाँ पे ये अच्छा खासा लूटपाट करता है, ठीक है। और वहाँ की क्या नाम है महिलाएं इसका विरोध करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के सारे पुरुष सैनिक इससे लड़ते हुए मर जाते हैं। लूटपाट करता है और काफ़ी हत्याएं करता है। 323 ईसा पूर्व में जब वापस ये मकदूनिया पहुँचता है तो मकदूनिया में इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के गुरु का नाम कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसके गुरु का नाम था अरस्तु, ठीक है, अरस्तु इसके गुरु का नाम था। चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोई क्या नाम क्वेश्चंस। हाँ देखिए, किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? तो किसने सौंप दिए थे? इसने सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने अपना प्रदेश किसको सौंप दिया था? आपका उसको चंद्रगुप्त मौर्य को। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात वाले जो प्रदेश थे उस ये अपनी बेटी की शादी करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और उसको दहेज में दे देता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन 130 से लेकर 150 ईस्वी में भारत में एक शक शासक हुआ था? शक शासक इसमें इतनी क्यों शामिल कर दिया इस क्वेश्चन को? ये तो आपका गुप्त साम्राज्य में से, ये आपका चंद्र रुद्रदामन है, ठीक है। इसका ऑप्शन इतनी का नाम उत्तर है रुद्रदामन, और इसको चाहिए था इतनी का नाम। आप लोगों को एक बुक में गलती हो गई है। सिकंदर ने हाइडेस्पीस के युद्ध में किसको हराया था? पोरस। शक शासक और कुषाण शासकों के बारे में हम लोग गुप्त काल के बाद देखेंगे, गुप्त काल में, ठीक है, या मौर्यों के बाद में आपको बढ़ा दूंगा। फिर देखिए, प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हुण आक्रमण जो था ये आपका स्कंदगुप्त के समय हुआ था, और कब हुआ था? 458 ईसा पूर्व में। सारा इसी में खिचड़ी बना दिया है, हुण फूण डाल दिया। फिर देखिए, पूछ रहा किस राजा ने हान होती से युद्ध किया तथा उसे चीन के हान राजवंश के राजा थे और उसे द्वितीय प्रयास में हराया था? तो देखिए, चीन के ऊपर आक्रमण करने वाला कनिष्क था। ये भारत का एक शासक था कनिष्क, ठीक है। इसने इत्ती का नाम चीन के ऊपर सर्वप्रथम आक्रमण किया, मगर पहली बार में ये हार गया। फिर उसके दूसरी बार आक्रमण किया और उसको इत्ती का नाम चीन को इत्ती का नाम विजित किया था। चलिए धन्यवाद, यहीं पे हम लोगों का ये लेक्चर खत्म होता है। यह आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा। कल इत्ती का नाम जो लेक्चर होगा वो 1 घंटे का हुआ, उसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य देखेंगे और मौर्योत्तर साम्राज्य देखेंगे। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आपका मौर्योत्तर काल में हम लोग शुंग वंश देखेंगे, सातवाहन वंश देखेंगे, वाकाटक वंश देखेंगे, इस तरीके से और जो इम्पोर्टेंट है कुषाण वंश देखेंगे। हाँ बस इतना ही, ये आपका मौर्योत्तर काल में देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।